हेलो एवरीवन। मुस्लिम समुदाय के विवाह और तलाक संबंधी कानूनों को लेकर के लगातार चर्चा होती रही है, लेकिन इसी बीच यहां पर देखा जाए तो असम सरकार के द्वारा मुस्लिम समुदाय के विवाह और तलाक संबंधी कानूनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। न सिर्फ यहां पर कानून को रद्द किया जा रहा है, बल्कि इसकी जगह पे एक नए कानून को भी लाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसको लेकर के चर्चा यहां पर हो रही है। आज हम यहां पर इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि मुस्लिम विवाह और तलाक संबंधी कानूनों को रद्द करने का फैसला यहां पे असम सरकार के द्वारा क्यों लिया गया है, इस कानून में किस किस तरीके की यहाँ पे प्रथाएं रही हैं, इसको लेकर के चुनौतियां या कह सकते हैं समस्याएं क्या क्या रही हैं, नए कानून जो लाए जाएंगे उसमें किस तरीके के बदलावों को लेकर यहाँ पे चर्चा हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य प्रकार से संबंधित इस न्यूज के बारे में हम जांच पड़ताल करेंगे। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर इस पूरे मामले को और इससे जुड़ी हुई यहाँ पर समस्याएं और प्रथाएं और कानून को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो फैसला लिया गया है ये असम सरकार के द्वारा लिया गया है, और यह फैसला देखा जाए तो गुरुवार के दिन लिया गया है असम सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा। और इसमें यहां पर देखा जाए तो मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम जो 1935 में यहां पर बना था को रद्द करने का यहां पर फैसला लिया गया है। इससे संबंधित यहां पर देखा है एक विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई है। विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में विवाह करने की जो अनुमति यहां पर दी जाती थी इस कानून के तहत, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहां पर जानकारी दी है इसके माध्यम से कि ये जो प्रक्रियाएं जो होती थी कम उम्र में यहां पर शादी करने को लेकर के वो एक तरीके से बाल विवाह को यहां पे बढ़ावा देता था, और ये देखा जाए तो कानूनन यहां पर आपको अपराध है, इसलिए यहां पर इस कानून को रद्द करने का फैसला लिया गया है। नए कानून की भी चर्चा यहां पर हो रही है। आगामी जो विधानसभा सत्र होने वाला है, जिसे हम मानसून सत्र भी कहते हैं, इस मानसून सत्र के दौरान निरसन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा, और इस साल की शुरुआत में देखा है कैबिनेट ने अधिनियम को समाप्त करने की मंजूरी दे दी थी। गुरुवार की बैठक में देखा इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक निरसन विधेयक को भी यहां पर देखा जाए स्वीकृत कर दिया गया है, और यहां पर यह मामला है कि आगे किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन उस व्यवस्था को समझने से पहले पुराने कानून को थोड़ा सा समझना भी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी कानून को रद्द किया गया है, कोई समस्या रही है, तो समस्या को बेहतर तरीके से जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। तो देखिए जैसे कि चर्चा का विषय क्या रहा, जो कानून है उस कानून के नाम का यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि असम मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम था, जिसके माध्यम से मुस्लिम जो होते थे विवाह करते थे, तलाक की प्रक्रिया उनकी संचालित होती थी, और इसी को यहाँ पे निरस्त करने के संबंधित एक अध्यादेश जो है वो जारी किया जा चुका था 2024 में ही। अब इसी को यहाँ पर फाइनली, क्योंकि सरकार का सत्र नहीं चल रहा था, विधेयक यहाँ पर आपको पारित नहीं हो सकता था, इसलिए अध्यादेश के माध्यम से रद्द किया गया था। लेकिन अब मानसून सत्र में इसको लेकर के ही यहाँ पर विधेयक ले आया जाएगा। इस निर्णय के बाद देखा है मुस्लिम विवाह या तलाक पंजीकरण केवल विशेष विवाह अधिनियम ये 1954 के माध्यम से हो पाएगा, यानी कि जो विवाह होगा अब यहां पर किस कानून के तहत होगा, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के माध्यम से होगा। अब आइए यहां पे जो 1935 का जो कानून था उसे यहां पे समझ लीजिए, उस कानून में प्रक्रियाएं क्या थी। देखिए यह अधिनियम जो था 1935 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप है। यह अधिनियम मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण की प्रक्रिया जो है इसमें यहां पर निर्धारित की गई है। वर्ष 2010 में देखा जाए तो एक संशोधन इसके में किया गया मूल अधिनियम में, जिसमें स्वैच्छिक शब्द के स्थान पर अनिवार्य शब्द जोड़ दिया गया, जिसमें असम राज्य में मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण अब अनिवार्य हो गया। यानी कि पहले होता था कि जो मुस्लिम विवाह होते थे उसका पंजीकरण आप कराएं या ना कराएं स्वैच्छिक होता था, लेकिन अब क्या है, सभी को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना है। इस अधिनियम को देखें तो राज्य के संदर्भ में जो कहा जाता है कि अधिनियम राज्य को किसी भी व्यक्ति को जो मुस्लिम हो को विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए लाइसेंस देने का अधिकार देता है, जिसमें मुस्लिम रजिस्ट्रार को लोक सेवक अब माना जाएगा। साथ ही देखा जाए इस कानून के तहत विवाह और तलाक के आवेदन जो है रजिस्ट्रार के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे, और उससे संबंधित जो प्रक्रिया है, पंजीकरण की प्रक्रिया है, वो भी सारी यहाँ पर इसके में बताया गया, उसके बारे में चर्चा इसमें की गई है, उसका उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। अगर हम बात करें इस विवाह को या हम कहें कि इस प्रक्रिया को पूरा खत्म करने के पीछे का कारण क्या रहा है या समस्या इसमें मूल रूप से क्या रही है, तो चलिए अब इसको समझिए। देखिए यहाँ पर एक दो नहीं कई सारी यहाँ पर समस्याएं पिछले जो कानून रहे उसमें व्याप्त रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो समकालीन मानदंडों के साथ इसका संरेखण जो रहा है उसमें एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहा है। इस अधिनियम को अगर हम देखें तो पुराना और आधुनिक सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं माना जाता। अगर देखा जाए तो 1935 का कानून है और 2024 चल रहा है, यानी कि करीब करीब देखा है तो 90 साल हो चुके हैं, और इस कानून के यहाँ पर काफी पुरानी प्रथाएं मान्यताएं रही हैं। इसने विवाह के पंजीकरण की यहाँ पे अनुमति दी है।
ये दूल्हा और दुल्हन क्रमशः 18 और 21 वर्ष की कानूनी विवाह योग्य आयु तक नहीं पहुंचे थे तो भी विवाह योग्य आयु के संबंध में वर्तमान कानूनी मानकों के यहाँ पर विपरीत है। यानी कहने का मतलब है, यदि जो कानूनन वर्तमान समय की एक आयु निर्धारित की गई है कि लड़की 18 और पुरुष यहाँ पे जो है 21 वर्ष का होना चाहिए, वहां पर नहीं भी है तो भी इस कानून के तहत देखा जाए तो आपको विवाह की यहाँ पर अनुमति देता है, जो कि यहाँ पे वर्तमान कानूनों के संदर्भ में यहाँ पर पूरी तरीके से उचित नहीं है। तो एक तरीके से बाल विवाह को रोकने का प्रयास यहाँ पर किया, क्योंकि अगर आप 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करते हैं तो ये बाल विवाह, चाहे लड़के भी करें लड़की, तो बाल विवाह यहाँ पर आपको माना जाता है। और बाल विवाह को रोकने के संदर्भ में ये अधिनियम को यहाँ पर अगर आप इसे निरस्त कर देते हैं और वर्तमान के कानूनों के अनुरूप आप शादी करते हैं तो बाल विवाह जो एक होती है मुस्लिमों में, उसे आप यहाँ पर रोक सकते हैं, उस पर नकेल कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रावधानों के माध्यम से कम उम्र में विवाह की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। इसके अलावा एक समस्या जो और इसमें रही है, अनौपचारिक और अधिकार का इसमें दुरुपयोग होने की स्थिति। कैसे किया जाता था? देखिए इसमें होता क्या है, इस अधिनियम ने विवाह पंजीकरण के लिए एक अनौपचारिक तंत्र यहां पे प्रदान किया, जिसके कारण यहां पे जो काजी होते हैं जो मुस्लिमों के यहां पर विवाह कराते हैं, जैसे हिंदुओं में देखा जाए तो पंडित होते हैं, तो विवाह कराने के लिए जिम्मेदार सरकारी पंजीकृत अधिकारी के द्वारा इसका दुरुपयोग होने की संभावना यहां पर बढ़ गई। बिना किसी उचित आधार के कम उम्र में विवाह और तलाक की सुविधा दिए जाने के आरोप लगे, जिसमें सुधार की यहां पर आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। तो ये जो प्रक्रियाएं थी, इसको यहाँ पर अब कम उम्र में शादी करने की जो प्रक्रिया थी, जो काजी यहाँ पे एक अनुमति देते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप यहाँ पे जो शादी की अनुमति हो जाती थी वो एक समस्याकारी होती थी। तो यहाँ पर अब इसकी अनुमति यहाँ पर नहीं मिलेगी और इस तरह की जो उसके बाद भी तलाक भी हो जाता था कम उम्र में, तो वो जो सारी समस्याएं थी उसको यहाँ पे रोकने का प्रयास होगा। एक और स्थिति जो लगातार यहाँ पर असम सरकार प्रयोग कर रही, यूसीसी लागू करने की ओर, ठीक है, समान नागरिक संहिता की ओर भी इसे एक बढ़ते कदम की ओर देखा जाएगा कि इस अधिनियम को निरस्त करने के निर्णय में असम समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे पहले अगर हम देखें तो उत्तराखंड में भी आपको देखा जाए तो यूसीसी लागू करने के संदर्भ में यहाँ पे कदम उठाए गए हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रियाएं जो हैं, तो सरकार का जो लक्ष्य है कि विभिन्न समुदायों के विवाह कानून को सुव्यवस्थित करना, उन्हें एक समान कानून के अंतर्गत लेकर आना है। तो जो समस्याएं रही हैं, मूल रूप से कहना है कि असम में जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित जो कानून और विवाह को लेकर जो समस्याएं रही हैं, बाल विवाह की समस्याएं रही हैं और तलाक संबंधी जो स्थितियां रही हैं, उनको यहाँ पर समाप्त करके और एक समान नागरिक संहिता लागू करने के दृष्टिकोण से भी इस तरीके के कानूनों को यहाँ पर परिवर्तन किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है, या इस तरह के नए कानून यहाँ पर लेकर आए गए हैं। अब अधिनियम को निरस्त करने के विरुद्ध भी कुछ तर्क दिए जा रहे हैं कि यहाँ पे निरस्त क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसके संदर्भ में क्या कहा जा रहा है कि देखिए, अधिनियम में विवाह पंजीकरण के लिए एक सरल और विकेंद्रीकृत प्रक्रिया प्रदान की गई, जिसमें राज्य भर में करीब 94 काजी हैं, जबकि विशेष विवाह अधिनियम में जटिलताएं हैं। कुछ व्यक्तियों को, विशेषकर अगर हम बात करें इसमें गरीब और अशिक्षित लोगों को अपने विवाह को पंजीकृत कराने से यहाँ पर रोक सकती है। इसके साथ इस अधिनियम को अधिवक्ताओं और राजनीतिक दलों सहित विभिन्न पक्षों में आलोचना और कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है और इसलिए भी यहाँ पर इसे लागू नहीं करना चाहिए। और तीसरा कहते हैं कि पूर्व निरसन के निहितार्थों में कई प्रकार की चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं, जिनमें अपंजीकृत विवाहों की घटनाओं में वृद्धि की संभावना भी यहाँ पे शामिल थी कि हो सकता है कि देखिए लोग यहाँ पर अपनी शादी को रजिस्टर ही ना कराएं, तो इससे भी समस्या हो सकती है। या मुस्लिम विवाह कानून के रद्द हो जाने से विशेष अधिनियम या विवाह के तहत वो पंजीकरण नहीं कराते हैं तो भी समस्या हो सकती है। तो मुस्लिमों के जो कानून रहे उसके माध्यम से अगर विवाह होते हैं तो वहाँ पर लोगों को, काजी को, बाकी यहाँ सोसाइटी को, चीज़ों को पंजीकृत करते हैं। तो एक तरीके से कहने का मतलब है हर एक कानून को लेकर यहाँ पे अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, इतना सही है गलत है, संदर्भ यहाँ पे सरकार जो है इस कानून को रद्द कर रही है, ये फाइनल है और नया कानून यहाँ पर जो होता है वो भी लागू करेगी और विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत अब यहाँ पे शादी विवाह की रस्मों का आयोजन किया जाएगा। जाते जाते यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में जो बात यहाँ पर की जा रही है होता क्या है। तो देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो होता है उन कानूनों का एक समूह होता है जिसमें संदर्भित है कि इस्लामी आस्था को मानने वाले व्यक्तियों और व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने के से संबंधित, ठीक है, कानूनों का एक समूह है। ये कानून जो है व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी कवर करते हैं, जिसमें चाहे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक संबंध इत्यादि इसमें शामिल है। तीसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ मुख्यतः कुरान, हदीस, पैगंबर मोहम्मद के कथन, कार्य और इस्लामी न्याय शास्त्र से यहाँ पर लिया गया है। तो ये यहाँ पर असम सरकार के द्वारा लिया गया फैसला है और आने वाले समय में क्या यूसीसी लागू करने के दृष्टिकोण से ये कितना सही होगा, किस तरीके से अपनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।